हेलो एवरीवन। आज हम उस केस स्टडी का डिस्कशन करने जा रहे हैं जो अभी हाल ही में चर्चा का विषय बना हुआ था, और वो है नीट का पेपर जो लीक हुआ था और उसकी वजह से आम जनमानस ने जो आक्रोश दिखाया वो कहीं ना कहीं एमपीपीएससी एग्जाम में देखने को आपको मिल सकता है। तो 10 से 15 मिनट में हम फटाफट इस प्रकार की केस स्टडी को कैसे सॉल्व किया जा सकता है या इस प्रकार की कंडीशन को कैसे सॉल्व किया जा सकता है, आज हम सिलसिलेवार तरीके से देखेंगे। तो टाइम को वेस्ट ना करते हुए सीधे मुद्दे पे आते हैं और देखते हैं और उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। और पहले ही मैं बता दूं कि कॉपी पेन के साथ बैठिए तब ज्यादा इफेक्टिव होंगे और ब्रेन भी अपना यूज करते जाइएगा, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम केस स्टडी को बड़े ध्यानपूर्वक पढ़ लेते हैं और आप भी इसको पॉज करके पढ़ते चलिए। सबसे पहले देखिए, पिछले कुछ वर्षों से विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में, और मैं फिर से बात करने के पहले मैं बता दूं, जब जब काम की चीज होगी तो अंडरलाइन जरूर करना है केस स्टडी में। और इसका फॉर्मूला लास्ट की केस स्टडी के लिए हमने एक वीडियो बनाया हुआ था, उसको जरूर देखिएगा। पीएससी ABIO एक फॉर्मूला था जो केस स्टडी को सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका होता है। तो चलिए पढ़ते चलते हैं और अंडरलाइन करते चलते हैं। सबसे पहले, पिछले कुछ वर्षों से विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में लगातार पेपर लीक की घटनाओं ने परीक्षा की प्रणाली में सबसे पहले क्या, विश्वसनीयता, पारदर्शिता और निष्पक्षता पर गंभीर प्रश्न चिन्ह खड़े कर दिया। और इसी क्रम में नीट यूजी, ना कि पीजी, नीट यूजी परीक्षा में कथित पेपर लीक, तो ये पेपर लीक भी एक इशू है। तो पेपर लीक का मामला सामने आने के बाद देश भर के लाखों अभ्यर्थियों में व्यापक आक्रोश फैल गया। छात्रों का आरोप था कि बार बार होने वाले पेपर लीक के कारण उनकी वर्षों की मेहनत, समान अवसर यानी लेवल प्लेइंग फील्ड और परीक्षा प्रणाली की साख प्रभावित हो रही है। और इसी मुद्दे को लेकर छात्रों ने दिल्ली में जंतर मंतर में शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन प्रारंभ किया। प्रारंभ में आंदोलन सीमित था, किंतु धीरे धीरे इसमें हजारों छात्र, अभिभावक और विभिन्न छात्र संगठन शामिल होते गए। कुछ छात्रों ने अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल भी प्रारंभ कर दी और सोशल मीडिया और समाचार माध्यमों के कारण यह आंदोलन शीघ्र ही देश के अनेक राज्यों और शहरों में ये फैल गया। बढ़ती भीड़ के कारण कई स्थानों पर यातायात और जनजीवन प्रभावित होने लगा और कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर की चुनौतियां भी उत्पन्न हो गई। प्रदर्शनकारियों की प्रमुख मांगे थी कि सबसे पहले क्या, कि पेपर लीक की निष्पक्ष एवं समयबद्ध जांच, दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही, परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता, जवाबदेहिता सुनिश्चित करना और भविष्य में पेपर लीक को रोकने हेतु प्रभावी एवं सुरक्षित परीक्षा तंत्र विकसित करना। इंपॉर्टेंट चीज। अगेन, दूसरी ओर प्रशासन के समक्ष कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखते हुए छात्रों के शांतिपूर्ण प्रदर्शन की संवैधानिक अधिकार, ठीक, जन विश्वास की पुनर्स्थापना तथा सुशासन सुनिश्चित करने की चुनौती थी। यदि आप इस परिस्थिति में जिला मजिस्ट्रेट यानी डीएम साहब होते या पुलिस आयुक्त और कमिश्नर ऑफ पुलिस होते, तो इस स्थिति में आप कैसे इस प्रॉब्लम का समाधान करते, इसको डिस्कस करना है। अब आपके पास बहुत सारी चीजें थी जो कि हमने अपने इसमें अंडरलाइन कर लिया। अंडरलाइन से क्या होगा, अंडरलाइन से दिमाग आपका शॉर्टेड रहेगा कि मुझे किन किन चीजों पर बात करना है। सबसे पहले प्रॉब्लम देख लेना है, स्टेक होल्डर देख लेना है, कौन कौन प्रभावित वर्ग है, फिर ये कारण देख लेना है, फिर प्रॉपर तरीके से में क्या सोल्यूशन हो सकता है, प्रॉब्लम क्या होगी और इसका सोल्यूशन और फिर इसका इम्प्लीमेंटेशन। इस तरीके से अब हम इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले प्रश्न देख लेते हैं कि इस प्रकरण के प्रमुख हितधारक, चलिए जो हमने पहले डिस्कस किया था वही आ गया। प्रमुख हितधारक कौन कौन से हैं, तो इसमें हितधारक अपन देख लेंगे कौन कौन से हैं, कि पहचान कीजिए, पहचान करना है। फिर बताइए कि वे इस प्रकरण के हितधारक क्यों हैं। तो सबसे पहले हम पलटना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप देखिए कि देश भर के लाखों अभ्यर्थी, इसमें अभ्यर्थी भी देखने मिलेगा। अभ्यर्थी के साथ साथ फिर देखिए इसमें कौन और चीजें हो सकती हैं, तो अभिभावक हैं, छात्र हैं, छात्र संगठन भी देखने को इसमें मिलेगा। फिर और इसमें फिर नेक्स्ट आते हैं यातायात, ये सेगमेंट रखते हैं। कानून व्यवस्था हो गया, डीएम साहब होंगे, पुलिस आयुक्त हो गए, ठीक है। फिर ये छात्रों का संगठन है, ठीक। अब आप हमको सीधे आते हैं। सबसे पहले देखिए इस प्रकरण के प्रमुख हितधारक कौन से हैं, तो इसमें हमने डिस्कस किया था, छात्र हैं, अभिभावक हैं, एनटीए हमने बिल्कुल स्किप कर दिया, एनटीए को भी अपन को शामिल करना क्योंकि एनटीए ही का किया धारा था सब कुछ। फिर जिला प्रशासन और न्यायपालिका। तो सबसे पहले कीवर्ड्स में आपको चीजों को नोट डाउन करना है कि इसमें भैया कौन सा हितधारक है, स्टेक होल्डर कौन कौन से हैं, तो छात्र या अभ्यर्थी हैं, फिर उनके संबंधित जो उनका पालन पोषण कर रहे हैं उनके अभिभावक होंगे। अभी हम इसको क्लैरिफाई करेंगे कैसे। फिर जिस एजेंसी के थ्रू ये प्रॉब्लम क्रिएट हुई है उसका नाम बताना पड़ेगा, राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, और फिर जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन और न्यायपालिका। लास्ट में जुडिशरी इसमें क्या अपना आउटकम देगी।
तो सबसे पहले देख लेते हैं कि अब हितधारक क्यों है। तो सबसे पहले नाम आएगा छात्र। तो छात्र क्या है, तो अपने वो भविष्य और अपने करियर और समान अवसर के लिए इसमें वो अपनी मांग कर रहे हैं, और इसमें सबसे ज़्यादा इफेक्टेड भी यही है। क्यों? लाखों बच्चे हर साल प्रिपरेशन करते हैं और कई सालों से प्रिपरेशन करना पड़ता है, तब जाके वो नीट का एग्जाम, कठिन एग्जाम निकाल पाते हैं। और चंद लोगों की पेपर लीक कर देने की एक छोटे से घटनाक्रम की वजह से पूरे जितने बच्चे हैं जो जेन्युइन कैंडिडेट हैं वो प्रभावित होते हैं, और सीधे सीधे दिख रहे हैं। एग्जाम्पल आपको देखने को मिल रहा होगा कि 30 से 31 बच्चे के आसपास इस आत्महत्या कर लिया केवल डिप्रेशन में। क्यों? पेपर आउट होने की वजह से। इसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले भविष्य, कि मेरा भविष्य क्या होगा, करियर, कि हम सफल हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे, और फिर क्या लेवल प्लेइंग फील्ड, कि जिसको पेपर आउट हो गया वो इजीली चीजें डील कर पाएगा, और जो बेचारे नहीं है वो गड़बड़ हो गया। तो उनका जो लेवल प्लेइंग फील्ड है वो अनइवन है, उसकी वजह से इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। अभिभावक क्या है, तो भैया उन्होंने सबसे पहले इन्वेस्टमेंट किया, फिर उनको मानसिक तनाव इस बात का होता है कि मेरे बच्चे ने साल भर जो तैयारी की, अब वो जो पेपर आउट हो गया तो वो डिप्रेशन हो जाता है। और बच्चे को भी, कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चे को डिप्रेस होता कभी भी नहीं देख सकता। बचपन से लेके बुढ़ापे तक अगर कोई भी माता पिता अपने बच्चों को कभी दुखी नहीं होने देना चाहते, वो जानते हैं कि अगर वो मानसिक तौर पर हार मान गया तो उसको कोई दुनिया की ताकत नहीं जिता सकती। और ये बात उनके मानसिक तनाव का सबसे बड़ा कारण है। और उसके भविष्य, अगर ये बच्चे ने अगर कोलैप्स कर गया तो फ्यूचर में क्या बन पाएगा इसकी कोई ठिकाना नहीं है। और हो सकता है कि जो कोटे में प्रॉब्लम आती है, जैसे राजस्थान के कोटे में कि लोग सुसाइड कर लेते हैं, तो सोचिए कि जब बच्चा ही नहीं रहेगा तो इस जीवन का क्या मतलब। तो ये बहुत सारी चीज़ें उनके मन में चलती है। तो ये इसके लिए सबसे बड़ा एक इम्पैक्ट होता है अभिभावक पर, तो ये देखने को मिलेगा। फिर बात करते हैं राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी, और इन्हीं के द्वारा ये लूप होल हुआ। और इससे क्या देखने को मिलेगा, तो भैया केंद्र सरकार, ये दोनों के बीच में परीक्षा की विश्वसनीयता, पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना, ये इनका दायित्व था। मगर कुछ एनटीए की एक जांच आई, और जांच में ये पता चला कि एनटीए के कुछ वहाँ के ऑफिशियल्स या जो भी प्रिंटिंग प्रेस से जुड़े हुए थे, वहाँ से पेपर लीक की घटना सामने आई। ये प्रेस रिपोर्ट है, ये मेरा स्टेटमेंट नहीं है। और वहाँ से ये चीज़ें बहुत कियोस्क चालू हुआ और बड़े लेवल पे देखने को मिला। ये एक स्टेक होल्डर के तौर पे देखने को मिलेगा। फिर जिला प्रशासन क्या है, तो जब ये धरना प्रदर्शन देखने को मिल रहा है तो लॉ एंड ऑर्डर कैसे मेंटेन करना है, तो ये भी देखना पड़ा कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन को प्रॉपर तरीके से कंडक्ट करना है, क्योंकि ये हर भारत के नागरिक का अधिकार है कि उसको प्रॉपर तरीके से वो अपना बात रख पाए। और लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना कि नहीं, समय रहते किसी ने बदतमीजी ना कर दी, कहीं लड़ाई ना हो जाए, या संसद भवन तक बच्चे ना पहुंच जाएं, क्योंकि इसमें फिर पूरे देश में नहीं विदेशों तक ये इसमें नाम खराब होता है। फिर बात करते हैं न्यायपालिका कि जो भी इसमें जो प्रभावित वर्ग है एक, और जिसने इस गलत एक्टिविटी को किया है, ये दोनों की प्रॉपर तरीके से जांच करना और निष्पक्ष न्याय और जनविश्वास की रक्षा करना कि नहीं, अल्टीमेटली जो आम जनता है उसके साथ गलत नहीं होना चाहिए। इसलिए इसका सबसे क्रूशियल रोल हो जाता है न्यायपालिका का। तो ये आप अगर इसको लिख देंगे 30 से 35 शब्दों में तो बहुत अच्छे से आप जस्टिस कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस प्रकरण में प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नमेंट के समक्ष कौन कौन सी प्रशासनिक और नैतिक और संवैधानिक चुनौतियां देखने को मिली। क्योंकि हमने इसको केस स्टडी में पहले ही देख लिया है, तो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, फटाफट लिखना है। सबसे पहले पहली चीज कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन के अधिकार और कानून व्यवस्था में संतुलन करना है। देखिए यहाँ दोनों चीज है कि अधिकार भी सुरक्षित रहें मगर लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ना भी नहीं चाहिए। दोनों को मैनेज करना है प्रशासन और सरकार के बीच। देखिए भारतीय संविधान ने हर नागरिक को अधिकार दिए हैं कि वो अपनी बात रख पाए और शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने और आंदोलन करने का आर्टिकल दिया हुआ है, ये आपको पता है। आर्टिकल के तहत जब अधिकार मिल रखा है तो वो अपना अधिकार से वो प्रदर्शन कर सकता है, मगर प्रदर्शन के साथ साथ वो कहीं कानून को अपने हाथ में न ले। इसलिए लॉ एंड ऑर्डर को भी प्रॉपर तरीके से संतुलित करना किसका, प्रशासन का काम है। ये दोनों की चीज़ों को मैनेज करना थी। ये सबसे बड़ी चुनौती थी कि नहीं प्रदर्शन तो आ रहे हैं, बहुत सारी भीड़ आ रही, कहीं अव्यवस्था तो नहीं फैल जाएगी, कहीं लड़ाई तो नहीं हो जाएगी, यहाँ कुछ गलत एक्टिविटी की वजह से पूरे देश का नाम तो नहीं खराब हो जाएगी। तो ये सबसे बड़ा चैलेंज था। फिर नेक्स्ट चैलेंज क्या है कि जो नीट की साख है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सरकार की साख। जब जब ये पेपर आउट होते हैं तो वो पर्टिकुलर संस्था का नाम तो खराब होता है, मगर पूरी की पूरी इसके लिए जिम्मेदार जो जनता की नज़र में शासन ही होती है। क्यों? क्योंकि इनका ये मानना है कि इनकी जो लीडरशिप में चीज़ें हुई हैं तो कहीं ना कहीं इनका जिम्मेदारी बनती है। तो ये सबसे बड़ी बात थी। का उल्लेख क्या है कि पारदर्शिता और जनविश्वास को पुनर्स्थापित करना सबसे बड़ा चैलेंज है कि नहीं। अब नीट पेपर जो फिर लास्ट में एयरफोर्स और ये सब पूरी पैरामिलिट्री फोर्स के थ्रू ये पूरा एग्जाम कंडक्ट कराया, बड़े साफ सुथरे तरीके से हुआ, तो क्यों नहीं पहले ही हो जाता।
अभी जो प्रधानमंत्री जी ने बोला कि एक टास्क फोर्स हम गठित करेंगे जो प्रॉपर तरीके से न्यूट्रल वे में इस चीज़ों को पूरा मैनेज करने की कोशिश करेंगे। नंदन नीलकेणी जी के नेतृत्व में ये काम करेंगे, जो कि आईटी सेक्टर के अपने प्राइम पोजीशन में इनका नाम कहा जाता है। तो ये भी आपको देखने को मिलेगा। फिर है दोषियों के विरुद्ध समयबद्ध और निष्पक्ष जांच करना, कि जो भी इसमें प्रभावित लोग थे या जिन्होंने इस एग्जाम को प्रभावित किया, प्रभावित वर्ग तो स्टूडेंट है तो उनको तो अभी अभी साइड में रखते हैं, जिन्होंने इस पेपर को लीक किया है एक और चारों तरफ फैलाने का काम किया है, उन पर कड़ा एक्शन लेना है टाइम के साथ। इसीलिए फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना की गई। पीएम मोदी साहब ने जब इस बड़े लेवल पे ये फैलना स्टार्ट हो गया तो फास्ट ट्रैक कोर्ट का उन्होंने अनाउंसमेंट किया कि नहीं, हम फास्ट ट्रैक बनाएंगे, जिससे चीजें जो होगी वो तय समय में कंप्लीट होगी और बच्चों को जस्टिस मिल पाएगा। तो निष्पक्ष जांच करना है, ऐसा बायसनेस नहीं होगा कि नहीं शासन के, अगर अब उसमें न्यायपालिका में कोई जस्टिस बैठे हुए हैं तो ऐसा नहीं कि शासन के ही पक्ष में बात करेंगे, नहीं, जो न्याय होगा, न्यायोचित होगा, उस अकॉर्डिंग बात करना पड़ेगा तटस्थ होके। फिर है सबसे बड़ी बात कि सोशल मीडिया में जो अफवाह चल रही है, और अफवाह क्या है, फेक न्यूज़ फैल जाती है कि नहीं अब ये हो गया, लड़ाई हो गई और डंडे पड़ गए, ये सब चीज़ें हैं ना, उसको कंट्रोल करना सबसे बड़ी चुनौती थी। क्यों? क्योंकि थोड़ी सी भी एक गलत फेक न्यूज़ पूरे देश को एकजुट कर देती है और फिर कहीं ना कहीं लोगों के मन में शासन के खिलाफ, प्रशासन के खिलाफ एक नेगेटिविटी फैल जाती है, और ये सबसे बड़ा चैलेंज देखने को मिलता है। तो इसमें भी डालना है अपन को। फिर है केंद्र, राज्य और जांच एजेंसियों के बीच को प्रभावी समन्वय। क्यों? ये नहीं रहना चाहिए कि नहीं इसमें स्टेट कॉपरेट नहीं कर रहे, नहीं, इन तीनों का कॉपरेशन के दम पर ही बहुत अच्छे से फुल प्रूफ तरीके से एग्जाम कंडक्ट होगा, और जो भी इसमें हितधारक हैं प्लस जिन्होंने इस एग्जाम को खराब किया है, ये सबको ध्यान में रखते हुए कि भैया इन्होंने एग्जाम खराब किया है तो इनको सबसे पहले कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, और जो भी इसमें प्रभावित वर्ग हैं या हितधारक हैं उनके साथ न्याय होना चाहिए, ये शासन का दायित्व है। तो इस चीज को मेंटेन करना इस प्रॉपर तरीके से इस आंसर को बना देगा। तो आप ये 5 पॉइंट लिख पाएंगे 30 से 35 शब्दों में, तब आपके साथ जस्टिस हो पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि आप जिला मजिस्ट्रेट होते, डीएम साहब होते, तो इस स्थिति में समाधान हेतु कौन सी प्राथमिक कार्य योजना चाहिए? तो समय रहते जब आपको इस टाइप की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, लोगों के साथ बदतमीजी नहीं होनी चाहिए। फिर सबसे बड़ी बात कि निष्पक्ष जांच करने के लिए आपको पूरी की पूरी सिस्टम जनरेट करना है। फिर ये पूरा का पूरा सेगमेंट दिया हुआ है, चलिए हम डिस्कस कर लेते हैं सबसे पहले, तो टाइम वेस्ट होगा। अब देखते हैं कि सबसे बड़ा भीड़ तंत्र हो गया, तो इसमें ये देखना है, आपने देखा होगा कि बात करने के लिए प्रशासन कोशिश कर रहा था, जिसमें सोनम वांगचुक जी थे और जो भी लीडर्स थे ये कॉकरोच जनता पार्टी के, इनसे बात करने, संवाद करने की कोशिश की। तो एज ए डीएम के तौर पर इनका दायित्व बनता है कि भैया तत्काल संवाद करें कि बात है क्या, मांग क्या क्या है, मांग क्या है, आप चाहते क्या हो, आपकी डिजायर क्या है, ये जानने की कोशिश करेंगे। जानने के बाद वो क्या कोशिश करेंगे कि भैया ये बात ऊपर तक पहुंचाएं। फिर सबसे पहले जब ये बात रखेंगे या धरना प्रदर्शन हो रहा है, तो अब ऐसा नहीं है कि आप कहीं भी लगा सकते हो, प्रॉपर तरीके से परमिशन लेनी पड़ेगी। परमिशन के बाद प्रशासन उसे एलोकेट करेगा कि नहीं, आपको पर्टिकुलर इसी जगह में धरना प्रदर्शन करने के लिए हम आपको परमिट करते हैं। तो ये प्रदर्शन हेतु निर्धारित स्थान, उसकी सुरक्षा और यातायात व्यवस्था सुनिश्चित करना। क्यों? क्योंकि आप कहीं भी धरना नहीं दे सकते, इसीलिए रोड में अगर धरना देते हैं तो तत्काल प्रशासन के माथे में पसीना आ जाता है कि हे भगवान अब क्या होगा, तो तत्काल उनको उठाकर हम साइड किया जाता है कि नहीं, प्रॉपर तरीके से जो फ्रिक्वेंटली यातायात हो रहा है उसको चलने दीजिए, आप अपनी बात रखना है तो आप अपने, हम आपको स्थान देते हैं वहां अपनी बात रखिए। ये चीजें प्रॉपर तरीके से एक डीएम की व्यवस्था करने का दायित्व होता है। फिर समय समय पर प्रेस ब्रीफिंग द्वारा तथ्यात्मक जानकारी जारी करना है। अब प्रशासन की जानकारी ये होती है कि समय समय पे कि आज की डेट में क्या जो भी आउटकम देखने को मिले हैं, हमारी समझौते हो पा रहे हैं कि नहीं हो पा रहे, किस मैटर को लेकर डिस्प्यूट हो रहा है, ये सब कुछ प्रेस माध्यम से लोगों, जनता तक बात पहुंचाई जाती है, जिससे बात क्लैरिटी से आम जनमानस तक भी पहुंचे। फिर बात करते हैं एनटीए, पुलिस और जांच एजेंसियों के साथ समन्वित कार्रवाई। अब इसमें यह भी देखना है कि नहीं, जो भी ये डिमांड कर रहे हैं तो ये तीनों के साथ कोऑर्डिनेशन बैठ के ग्राउंड की रियलिटी को भी वहां तक पहुंचाना कि नहीं, सारी ऐसी ऐसी चीजें भी देखने को मिल रही, तो इनके साथ प्रॉपर तरीके से इनको कोऑर्डिनेशन बैठाना है। फिर न्यूनतम बल प्रयोग और अधिकतम संवेदनशीलता और चिकित्सा सहायता। अब देखिए, एक ही गड़बड़ घटना हुई जो आप भी फील करते हैं कि डंडे तो थोड़ा हद तक चलता है कि चलिए थोड़ा बहुत डंडे घुमा दिए, मगर डंडे में कील लगना और इस टाइप की बात जब सुनने में आई तो हर किसी के मन में एक कहीं ना कहीं बुरा लग रहा था कि नहीं, ये जो इनोसेंट बच्चे हैं उनके साथ अन्याय हो रहा है।
और यही सब छोटी छोटी बातें एक डीएम के दायित्व होता है कि उसके साथ ये जो बच्चों के साथ गड़बड़ कार्रवाई ना हो, वो पहले से ही चीज़ों को क्लैरिफाई कर ले। तो ये जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के साथ कोऑर्डिनेशन बैठाना इनका बहुत दायित्व बनता है। और सबसे बड़ी बात, संवेदनशीलता इसलिए रखना है क्योंकि ये स्टूडेंट है, प्योर स्टूडेंट मूवमेंट था, कोई पॉलिटिकल मूवमेंट नहीं था, इसीलिए शासन ने इस बात को एक्सेप्ट भी किया। ठीक है। और अगर धोखे भी दुखे कुछ गलतियां होती हैं, भगदड़ हो जाती है, मार कुछ हो जाती है, तो ये प्रॉपर तरीके से चिकित्सा सहायता भी मुहैया कराना ये डीएम का दायित्व बनता है। फिर अगेन लास्ट में लिखना है श्रेष्ठ अभ्यास जनसंवाद। सबसे धांसू जो सबसे बेस्ट जो होगा वो कम्युनिटी पुलिसिंग मॉडल अपनाना है कि इसमें आसपास के जितने भी लोग होंगे उसमें आप लोगों से बात करना है और आसपास के लोगों से ये भी कन्वे करना है कि आप भी समझाइए, तब जाके ये प्रोटेस्ट शांत होगा। और यही चीज़ें हुई आसपास के, जब समझदार वर्ग ने, प्रोफेसर्स ने चीज़ों को समझाया बच्चों को कि नहीं इस तरीके से ऐसी बात रखी तो ज़्यादा इफेक्टिव हो पाएगी, और ये बात हुई और चीज़ें हुई। तो ये सबसे अच्छा तरीका हो सकता है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, इस प्रकरण में कौन कौन से नैतिक मूल्य, ये भैया हमारा एथिक्स का सेगमेंट है, और गुड गवर्नेंस सुशासन के सिद्धांत लागू होते हैं, स्पष्ट करिए। तो जितने नैतिक मूल्य और सुशासन हो सकते हैं, जितने आपने रट रखे हैं, 8 के 8, 8, 10, 11 जितने हैं, कॉमा लगा लगा के इसको लिख कर जस्टिस कर दीजिए। सबसे पहले आएगा भैया पारदर्शिता, एग्जाम कंडक्ट हो रहा है नहीं हो रहा है, जांच प्रॉपर हो रही है नहीं हो रही, तो ट्रांसपेरेंसी सबसे इंपॉर्टेंट नैतिक मूल्यों में देखने को मिला गुड गवर्नेंस के लिए। फिर अकाउंटेबिलिटी की बात करते हैं कि भैया जो भी ये संस्थाएं हैं ये जनता के लिए, शासन के लिए अकाउंटेबल है, शासन भी जनता के लिए अकाउंटेबल है कि नहीं, जो भी गलती होगी वो उसकी जवाबदेही किसी न किसी को तय करनी पड़ेगी। इसीलिए एनटीए के बहुत सारे अधिकारियों का एक सस्पेंड कर दिया गया या एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर दिया गया। क्यों? क्योंकि अकाउंटेबिलिटी इंपॉर्टेंट है। फिर है निष्पक्षता, फेयरनेस, सभी को समान अवसर मिलना चाहिए। ऐसा नहीं कि पेपर आउट हो गया, जिन्होंने 15-15, 20-20 लाख रुपए में पेपर ले लिए उनका फायदा। क्यों? जो गरीब आदमी, गरीब तबके से आ रहा है वो क्या करेगा, वो तो मर जाएगा। और इस चीज को ध्यान में रखते हुए एक क्या कह सकते हैं कि नैतिक आधार पर ये शासन का एक कर्तव्य बनती है, ड्यूटी बनती है कि बैलेंस तरीके से इस पूरे के पूरे सेगमेंट को डील कर पाए। फिर बात करते हैं सत्यनिष्ठा, इंटेग्रिटी होनी चाहिए परीक्षा पवित्रता की, बिल्कुल कि जो परीक्षा हो रहा है नीट एंड क्लीन तरीके से हो रहा है, लोगों के मन में, जैसे यूपीएससी कंडक्ट कराता है, लोगों के मात्र में, लोगों के दिमाग में लेश मात्र का भी डाउट नहीं रहता कि नहीं यूपीएससी करा रहा है तो पेपर तो आउट नहीं हो सकता, ये तो तय बात है। थोड़ा बहुत कुछ पेपर कठिन हो सकता है मगर पेपर आउट नहीं होगा। ये क्यों? क्योंकि यूपीएससी ने अपनी विश्वसनीयता बना ली। मगर अब एनटीए की बात करें, एनटीए जब जब पेपर कोई कंडक्ट कराएगा तब उसके मन में, जो भी स्टूडेंट एग्जाम देगा उसके मन में रहेगा अरे आधा पेपर तो आउट हो चुका होगा, या तो राजस्थान में आउट हो चुका होगा या साउथ में हो चुका होगा, उसके मन में ये एक शंका बनी रहेगी। तो ये पवित्रता बनाना एक सबसे बड़ा चैलेंज है। फिर क्या है? रूल ऑफ लॉ, विधि का शासन, दोषियों पर कानून सम्मत कार्रवाई। और अभी गवर्नमेंट ने अभी बिल्कुल सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम लेके आए जिसमें 10 साल की जेल है और कुछ अर्थदंड की बात की गई है। ये सब इसी के लिए, क्यों? क्योंकि भैया जो भी दोषी है कानून सम्मत, जो लॉ के अकॉर्डिंग जो भी क्या कह सकते हैं जो उनका पनिशमेंट होगा वो जरूर इसमें दी जाएगी। ये भी एक सिद्धांत इसमें देखने को मिलेगा। फिर बात करते हैं एम्पैथी, संवेदनशीलता की, छात्रों की पीड़ा को भी समझना शासन का दायित्व बनता है। एज अ डीएम के तौर पे हमको भी ये बात फील करना पड़ेगा कि नहीं ये प्योर डिमांड है और बच्चे साल भर तैयारी करते हैं, ये हमारे इनकी बात को, इनकी संवेदनाओं को हमको ध्यान रखना हमारा दायित्व भी बनता है। फिर सेकंड एआरसी वीरप्पा मोइली की कमेटी जो थी, उनका ये कहना था सुशासन के मूल तत्व पारदर्शिता, उत्तरदायित्व, सहभागिता एवं विधि का शासन। ये बार लास्ट में आप मेंशन कर देंगे तो आपके आंसर थोड़ा सा ज्यादा इफेक्टिव देखने को मिलेंगे। फिर बात करते हैं भविष्य में नीट जैसे परीक्षाओं में पेपर लीक रोकने और परीक्षा प्रणाली में विश्वास स्थापित करने हेतु 5 प्रभावी सुझाव हमको दे दीजिए। कौन कौन से ये चीज रिपीट नहीं हो तो भैया देखो आप इसको मत देखिए। सबसे पहले देखिए एआई का यूज करना है जैसे यूपीएससी ने किया, फिर चीज़ों को ट्रांसपेरेंट करने की कोशिश की, और जो भी लॉजिस्टिक वाली सर्विस है उसको सीसीटीवी की निगरानी में करने की कोशिश की कि नहीं आप जो भी पेपर एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है उसका सीसीटीवी निगरानी हो चाहिए, फोटोग्राफी होनी चाहिए, और संबंधित किसी न किसी अधिकारी को जब भी ये पेपर एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो रहा है तो उसको अकाउंटेबिलिटी तय कर दी जाएगी। इस स्थान से इस स्थान के बीच में या पर्टिकुलर शहर में पेपर आउट हुआ तो आपकी जिम्मेदारी होगी और आपको सस्पेंड किया जाएगा और कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तब तरीके से चीज़ें को
आपको सॉल्व करने को देखने को मिले। चलिए बात करते हैं सबसे पहले एंड टू एंड इनक्रिप्टेड प्रश्न पत्र सुरक्षा प्रणाली। जबकि एंड टू एंड इनक्रिप्टेड आपने व्हाट्सएप में भी देख लिया होगा कि एक मैसेज जहां से मैंने फॉरवर्ड किया और जिसके पास मिलने वाला है उसके बीच में कोई भी इसको डिकोड करने की कोशिश नहीं की जाएगी या ना कर पाएगा, क्योंकि एंड टू एंड इनक्रिप्टेड है, ये टेक्नोलॉजी है। फिर पेपर लीक के मामलों के लिए फास्ट ट्रैक न्यायालय भारत सरकार ने इस चीज को कर दिया। इवन मध्य प्रदेश शासन ने भी कर लिया और मध्य प्रदेश के 4 जो जिले हैं, प्रमुख जिले हैं, वहां उनको स्थापना कर दी और कठोर दंड का भी प्रावधान कर दिया गया। फिर नया क्या कर सकते हैं, बायोमेट्रिक सत्यापन और बहुस्तरीय पहचान प्रणाली, जो कि हमारे व्यापम के एमपीपीएससी के एग्जाम में भी देखने को मिलेगी। बायोमेट्रिक के थ्रू ये पता चलता है कि जेन्युइन स्टूडेंट है कि नहीं, फर्जी लोग तो नहीं है, इस चीज का भी ध्यान रखना है। फिर है एआई का यूज करना है। इसमें एआई का प्रॉपर तरीके से क्यों, क्योंकि जितनी भी आजकल फॉरेन में जो भी एग्जाम कंडक्ट हो रहे हैं एआई का यूज कर रहे हैं, फेस रिकग्निशन टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं, और ये जिससे ये देख रहे हैं कि नहीं ये चीज़ें प्रॉपर हो पा रही है। जैसे लोग बोलते हैं कि कंप्यूटराइज पेपर होता है तो लोग दूसरी जगह से पेपर सॉल्व कर रहे होते हैं और यहाँ से बच्चा बैठा होता है। इससे एआई क्या करता है, देख लेता है कि भैया प्रॉपर तरीके से सॉल्व कर रहा है, टाइम का क्या सिस्टम है, ये सब चीज़ों को ध्यान रखता है कि कितने कितने सेकंड में, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में ये जवाब पेश कर रहा है, अपने जवाब दे रहा है, कितने क्लिक्स हो रहे हैं, ये सब कुछ एआई ध्यान रखता है। और एक शिकायत निवारण तंत्र की भी स्थापना करना और व्हिसिल ब्लोअर की व्यवस्था करना इसका दायित्व तो बनता है। और एग्जाम्पल भी देख लीजिए साउथ कोरिया का और चाइना का, ये सब कुछ का क्या किया उन्होंने, एआई का यूज़ कर किया, बायोमेट्रिक का यूज़ किया, इलेक्ट्रॉनिक जितनी टेक्नोलॉजी है सबका इन्होंने यूज़ किया। तो कुल मिला के एक लास्ट में हम कंक्लूड कर सकते हैं कि परीक्षा प्रणाली केवल चयन का माध्यम नहीं, बल्कि संविधान के अनुच्छेद 14 के अंतर्गत समान अवसर, जनविश्वास और सुशासन की आधारशिला है। अतः पारदर्शिता, उत्तरदायित्व और तकनीक नवाचार के माध्यम से इसे और भी इसमें क्रेडिबिलिटी, विश्वसनीयता सुनिश्चित की जा सकती है और इसके माध्यम से बहुत अच्छे से इस लॉ एंड ऑर्डर को और बच्चों की मानसिकताओं को मैनेज किया जा सकता है और प्रॉपर तरीके से ये केस स्टडी सॉल्व भी हो सकती है। ठीक है, तो जब जब आपके पास केस स्टडी आए तो सबसे पहले अपने ब्रेन को देखिए कि कौन कौन इफेक्टिव हैं, कौन कौन में हितधारक हैं, इनका नाम लिखना है। जो भी चैलेंजेस हैं बड़े स्थिर चारों दिशाओं में दिमाग लगाते हुए आपको इसको सॉल्व करना है। मैं दावे के साथ बोल सकता हूं कि आपकी केस स्टडी बहुत अच्छे से सॉल्व होगी। और याद रखिए, लोगों ने इसको बहुत कॉम्प्लिकेटेड बनाएंगे, मगर जितना कॉम्प्लिकेटेड दिखाते हैं उतना है नहीं। शॉर्टेड तरीके से जो एग्जाम की डिमांड है उसको हमने सॉल्व करने की कोशिश की। अगले कुछ वीडियो में हम बहुत जल्दी से थिंकर लाने की कोशिश करेंगे और थिंकर और दार्शनिक, समाज सुधारक जितने हैं ये सब हम बहुत ही आसान तरीके से आपके पास पेश करने जा रहे हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। जय हिंद, जय भारत, जय मध्य प्रदेश।